नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और इस वक्त एक खास पेशकश के साथ हम हाजिर हैं। टर्की में एक बड़ी घटना हुई है, कू का अटेम्प्ट हुआ है, हालांकि वो असफल हो गया है, लेकिन इसने एक बड़ी चिंता पैदा की है पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में और अमेरिका में। हम जानते हैं कि टर्की नेटो का सदस्य है और दो अहम ऑपरेशंस में अमेरिका और यूरोप के साथ है। ये कुर्द के खिलाफ और आईएसआईएस के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें। लेकिन टर्की में सेना के एक गुट ने टैंक और विमान की मदद से लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने की जो कोशिश की, आखिर क्यों की है? 8 करोड़ की आबादी वाले देश के दो सबसे बड़े शहरों अंकारा और इस्तांबुल में सारी रात धमाके होते रहे, लेकिन तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। सेना की इस कोशिश के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। हिंसा में 161 लोगों की मौत हो गई। तो क्या है वजह, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। टर्की की सड़कों पर तख्ता पलट की कोशिश के दौरान लोगों पर की गई हवाई फायरिंग की तस्वीरें हैं। टर्की में तख्ता पलट की सेना की कोशिश को आवाम ने ही नाकाम कर दिया। देखिए कैसे लोग सड़कों पर टैंकों के सामने लेट गए। अब ये वीडियो देखिए। तख्ता पलट की कोशिश के खिलाफ ये आम जनता का गुस्सा है। अंकारा में पुलिसकर्मी और लोगों ने सैनिकों के साथ मारपीट की। विद्रोही सेना ने अंकारा में तुर्की की संसद पर भी बमबारी और आम लोगों पर भी गोलियां बरसाई। भारी विरोध के बाद विद्रोहियों ने सरेंडर कर दिया है। तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने फायरिंग से बचने के लिए यूं लेटकर अपनी जान बचाई। सेना का कहना है कि उसने तख्ता पलट देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए किया है। हालांकि टर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यल्दिरम का कहना है कि यह सिर्फ सेना के एक गुट की कोशिश है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती असमंजस के बाद टर्की के राष्ट्रपति भी सामने आए और बागियों को सख्त चेतावनी दी। तख्ता पलट की कोशिश के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन का नाम सामने आ रहा है। तख्ता पलट की इस कोशिश में 161 लोग मारे गए हैं। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर भी कई सैनिकों ने सरेंडर किया। सुबह होते होते आम लोगों की सड़कों पर उतरने की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बता रही हैं कि सेना की तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान की एके पार्टी 2002 में सत्ता में आई थी। राष्ट्रपति अपने दफ्तर के पास ही सारे अधिकार रखने की कोशिश में है। सत्ता में आते ही राष्ट्रपति ने ही कई आर्मी अफसरों पर मुकदमे चलाए, जिसके बाद राष्ट्रपति एर्दोगान के इस कदम से आर्मी में असंतोष बढ़ा। एर्दोगान 2003 में पावर में आए थे। उस समय भी मिलिट्री रूल था। मिलिट्री रूल को से जनता दुखी हो चुकी थी और इनको इलेक्ट किया। लेकिन इनके इलेक्शन होने के बाद में इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे जनता नाखुश है और आर्म्ड फोर्सेस नाखुश है। इधर भारत भी टर्की के मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अंकारा में रहने वाले सभी भारतीयों को सार्वजनिक जगहों पर न जाने और हालात के काबू में होने तक अपने घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए अंकारा और इस्तांबुल में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। और ये भी अच्छी बात है कि भारत सरकार ने जो रिएक्शन प्रतिक्रिया की है, वो कहा कि वो डेमोक्रेटिक जो प्रजातंत्र सरकार है उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए। इस वक्त टर्की में हालात सरकार के काबू में है और बागियों ने सरेंडर कर दिया है। एक तरफ तो वो सेकुलर लोग हैं जो इनकी पॉलिसी और नीतियों से बहुत नाराज हैं, तो दूसरी तरफ जो एनाटोलियन रीजन है एशिया का, वो लोग काफी एर्दोगान की सपोर्ट में थे। टर्की की जनता ने चुनी हुई सरकार को पलटने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हालांकि कू कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। आखिर सेना का एक तबका क्यों असंतुष्ट था, क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि माना जाता है कि एर्दोगान की पकड़ जो है बहुत मजबूत है, चाहे वो आर्मी पर हो, चाहे वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पर हो, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में, अचल मल्होत्रा जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, और प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी भी हमारे साथ हैं। और पहले रुख हम अंकुर का ही करेंगे और ताज़ा हाल जानेंगे। फिलहाल अंकुर, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो कू जो है नाकामयाब हुआ है, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति, कुछ भारतीय छात्र जो कि स्पोर्ट्स के लिए गए हुए थे वो भी फंसे हुए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी विदेश मंत्रालय से जो खबर आ रही है वो ये है कि जो भारतीय एथलीट्स वहाँ पे फंसे हुए थे वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। उसका भरोसा भारत सरकार ने दिया है, वहाँ उनके लिए कोई खतरे वाली स्थिति नहीं है। दूसरी, भारतीय एम्बेसी, तो अंकारा में भारतीय एम्बेसी ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, जो वहाँ पे फंसे भारतीयों को कहा गया है कि अगर आप किसी मुसीबत में हो तो इन नंबर से फ़ोन करें। और साथ ही उन्हें अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है कि वो बाहर ना आए जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। जी अंकुर, आपके पास आएंगे। और इंडिया और टर्की के रिलेशंस भी जो है बहुत मजबूत हैं और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, खासकर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसके बाद। लेकिन पहला सवाल अचल जी आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ऐसी वजह क्या आप देखते हैं, इतना बड़ा कदम सेना के एक तबके ने क्यों उठाया? देखिए, अगर आप तुर्की के इतिहास पर नज़र मारें तो मुझे एक बहुत पुराने जनरल थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका ये कहना था कि टर्की एक ऐसी कंट्री है जहाँ इस्लाम इज़ मैरिड टू डेमोक्रेसी, और जो उसकी संतान पैदा हुई है वो है सेकुलरिज्म। और मिलिट्री ने अपने आप को एक किस्म का वो सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन बना रखा है। और उनका ये कहना है कि जब जब ये सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये वैल्यूज़ जो हैं तुर्की में अंडर थ्रेट होंगी या इन पर कोई खतरे के बादल छाएंगे तो आर्मी इंटरवीन करेगी। तो 5 या 6 बार हो चुका। मैं आ रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या तुर्की में ये बात आज के दिन लागू होती है? 5-6 बार पहले तो हो चुका है ऐसा, लेकिन पिछले 16, 18, 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल से आर्मी ने कोई इंटरवीन नहीं किया। दूसरी जो बात देखने वाली है कि इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो हाईएस्ट लेवल से नहीं है, ये मिडिल या लोअर लेवल के आर्मी सेगमेंट्स हैं जिन्होंने ये किया है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में एर्दोगान इतने एरोगेंट या इतने उनके जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो इस दिशा में जा रही हैं कि वो इस्लामाइजेशन कर रहे हैं कंट्री का? कुछ बातें ज़रूर उन्होंने ऐसी करी हैं, जैसे कुछ साल पहले उन्होंने बैन हटा दिया। एक पहले बैन था कि आप हेड गियर जो है उस पर वो था कि आपको नहीं पहन सकते। लेकिन सर उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं, जैसे कि इंटरनेट पर बैन उन्होंने लगा दिया। वही मैं उन्होंने अल्कोहल का जो सेल है उस पर बैन लगाने की कोशिश की। डॉर्मेटरीज में जो है जो अलग अलग सेक्स के लोग एक साथ ना रह पाए, इस तरह की उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। बहुत सी उनकी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज रही हैं। तो लेकिन क्या ये ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती हैं? तो ये तो एक पहलू है कि ये डोमेस्टिक जो आर्मी अपने आप को रोल दे रखा है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको मतलब अपना रोल दिखा रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, या फिर ये कोई फॉल आउट है, या ये ISIS का जो इन्फ्लुएंस है वो आर्मी में कहीं आ रहा है। और वो चूंकि टर्की इज अ पार्ट ऑफ द कोलिशन, वो नेटो के साथ कोलिशन में मिलके ISIS के अगेंस्ट लड़ रहा है प्राइमा फेसी। दूसरी बात है कि उसके एलिगेशंस है कि वहां से तेल भी खरीदता है, ब्लैक मार्केट चोरी का सस्ते में तेल भी खरीदता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रफुल्ल जी आपको लगता है कि गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह की अभी जो कू में शामिल बहुत सारे जो सैनिक थे, जो बड़े अधिकारी थे, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये शिकायत अगर है तो एर्दोगान के सत्ता में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं? देखिए, ऐसा है, एर्दोगान जो के सत्ता जो है वो थोड़ी जिसको कहते हैं शक के दायरे में है। ये वो इतना क्लीन नहीं है जिस पिछले 4 कू जो हो चुके हैं 1960 से ऑनवर्ड, ये के सारे इनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान आ गया था कि अगर जहां पे भी फॉर द सेक ऑफ द नेशन आर्मी कैन इंटरवीन, तो आर्मी इस तरीके से वो इंटरवीन करने लग गई। पर
हर वक्त, जैसे कि अभी मल्होत्रा साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, कि जहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यू और वैल्यूज जो पे हनन होता था, जहां पे उनको चैलेंज होता था, आर्मी इंटरवीन करती थी। अब क्या हुआ है कि जो यूरोपियन यूनियन बनी है उसके जी आर्मी जो है, क्यों अब आफ्टर कमाल अतातुर्क उसे जो कमालिज्म स्टार्ट करी, कमाल अतातुर्क की जो वैल्यू सिस्टम थी उसको आर्मी मेंटेन करती रही और उसके ऊपर ही कमल रही, क्योंकि वो यूरोपियन नेशंस की तरफ जाना चाहते हैं। जो इस्लामाइजेशन की बात आ रही है, वो चाहते नहीं है कि यूरोपियन मॉडर्निज्म, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ये लोग बढ़े। आपको लगता है कि और आर्मी इसका अपोज करती है। एक जो आरोप लगता है एर्डोगन के ऊपर सर, वो ये भी है कि बहुत तानाशाही रवैया है उनका। उन्होंने खिलाफत बिल्कुल पसंद नहीं, तानाशाही रवैया किया, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो सेना में हो, चाहे जुडिशरी में हो। उन्होंने क्या किया, आर्मी में फैक्शन डिवाइड एंड रूल करके कोशिश करी। तो यहां पे उन्होंने जब ये एक्सपोज तो हो गई, अब ये देखिए, और उनको उनका जो खिलाफत करते हैं जो गुलेरी जो बैठे हैं अमेरिका में, वो लोग कहते हैं कि गुलेरी ने ये पूरा इंजीनियर किया है। तो क्वेश्चन अभी ये सब शक के दायरे में है। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। और पहली बार ये देखा गया है कि इस कू के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर एक्चुअल बॉम्बिंग कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर बॉम्बिंग हुई है, हर जगह हुई है। तो बड़ा खतरनाक सिस्टम आ गया था, पर कंट्रोल में अभी आने की अंदेशा है, पर कोई कह नहीं सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और अभी भी आर्मी का स्टैंड क्या होगा। एर्डोगन ने भी एक आशंका जताई है कि ऐसा कू आगे भी संभव है, ऐसी आशंका है। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है टर्की की, चाहे वो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन हो या गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो, यहाँ से होके जाता है यूरोप के लिए, और सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सबको कनेक्ट करता है। आपको लगता है कि ये जो चीज़ हुई है ये कहीं ना कहीं चिंता पैदा करेगी, और खासकर ऑयल मार्केट में जो है वहाँ पर भी बेचैनी होगी? आने वाले दिनों में क्या तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं? देखिए, तुर्की पूरी दुनिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता है। तुर्की एकमात्र ऐसा देश था जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है। अगर तुर्की में अस्थिरता पैदा होती है तो निश्चित ही इसका पूरा असर तेल इंडस्ट्री पर पड़ेगा। और सीरिया के क्या हालात है, जो तुर्की का पड़ोसी मुल्क है, वो किससे छुपा नहीं है। इराक में क्या हो रहा है वो कुछ छुपा नहीं है। मिस्र में क्या है वो सारी स्थिति सबके सामने है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ब्रेक्जिट के बाद अगर तुर्की में भी अस्थिरता पैदा होती है तो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए चिंता की बात होगी, और पूरा यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट्स हैं, जो ऑयल इंडस्ट्री है, उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की होगी। और अगर यूरोपियन यूनियन में अस्थिरता पैदा हुई तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की अस्थिरता पैदा होती है तो तेल की कीमतें बढ़ें, या यूरोपियन यूनियन बाज़ार अगर गिरते हैं तो भारतीय बाज़ारों पर भी इसका असर हो। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको तुर्की की राजनीति के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। 2003 से एर्दोआन वहाँ के सत्ता में आए थे, और 2016 यानी कि करीब करीब एक दशक से भी ज़्यादा का समय हो चुका है वो सत्ता पर काबिज हैं। उनको हटाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, और इस बात से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में भी इस तरह की कोशिशें हों। और अगर इस तरह की कोशिशें होती हैं तो वो तुर्की में अस्थिरता जरूर पैदा करेंगी। अच्छा, बिल्कुल जैसे कि अंकुर कह रहा था कि अगर टर्की भी अस्थिर होता है तो बड़ा फॉल आउट देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात यह है कि इस समय एर्डोगन के साथ, चाहे वो EU हो या US हो, वो दोनों साथ खड़े हैं, दोनों ने सपोर्ट किया। जॉन कैरी ने खुलकर कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं एर्डोगन का, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हम सपोर्ट करते हैं। EU ने भी यही बात कही है। लेकिन अगर अस्थिरता फैलती है, और आपने अभी तो क्रश कर लिया कि आप कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन आगे अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि इसके मेजर फॉल आउट्स हो जाएंगे? मुझसे जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इस समय बहुत ज़रूरी है। जिसे आपके कोलीग ने बताया है कि टर्की के आसपास का पूरा इलाका देख लीजिए, हर तरफ जो है अस्थिरता ही अस्थिरता, सिविल वॉर्स चल रही है। इवन टर्की भी अपनी जो कर्डिश के साथ उलझा हुआ है। तो इसमें अगर फर्दर इरोजन हो जाएगा स्टेबिलिटी में तो इसका बहुत असर पड़ने वाला है। नाटो का हिस्सा है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में इसको अभी एंट्री नहीं मिल रही, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, देयर आर अदर रीजंस, तो वो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जाहिर है कि ये अस्थिर होंगे ये पूरा रीजन, बिकॉज तुर्की ऑल सेड एंड डन इस रीजन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है।
और अगर यहाँ डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म पे आंच आती है तो उसका असर जो है पूरे विश्व पे पड़ने वाला है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका और यूरोप तो वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट देते ही हैं कि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की सपोर्ट में रहेंगे। अब वो कल को अगर आर्मी कूप होता है किस हद तक वो इंटरवीन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या एर्डोगन को क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं उनको ये संकेत तो मिल गया है कि असंतोष है, अभी उन्होंने ठीक है, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन आपको लगता है कि जो उनका तरीका है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको बदलने की जरूरत है? क्या मेरे से पूछिए? जी देखिए, एर्डोगन को बहुत ही ज़्यादा इस समय फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय बड़ी अफवाहें फैल रही हैं और उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। आईएसआईएस इंटरवीन कर रहा है, रशिया इंटरवीन कर रहा है, वो सीरिया को लेके प्रॉब्लम चल रही है, एर्डोगन के पर बहुत चीज़ आई हैं और मीडिया की बात चल रही है। देखिए, मीडिया एक बार अफवाह फैला देता है तो बात बड़ी फैल जाती है। आपने हिंदुस्तान में भी देख लिया, एक कू की अफवाह फैली थी तो कितना तहलका मच गया था 2012 में। तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में बड़ी हिफाजत के साथ में और बड़ी सोच समझ के एर्डोगन को करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी कंट्रोल करनी पड़ेगी। और जो आर्मी के फैक्शन जिनको उन्होंने कंट्रोल में किया है, अब उनको ये वो वो ना करें जिनको कि सजा देनी शुरू कर दें और एग्जीक्यूशन शुरू कर दें। एट द मोमेंट वो बड़ी शांति से काम लें। अगर कोई किसी की गलती ज़्यादा है या कम है उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यही प्रॉब्लम, ये अगर एग्रीवेट हो गई बात, क्योंकि सबके सपोर्टर्स हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि ये बात ज़्यादा इंटरवीन करे। अमेरिका एर्डोगन को संभाल के इसलिए रखा हुआ है कि अल्टीमेटली वो नेटो का एक अभिन्न अंग बनना चाह रहा है और उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो अमेरिका के हित में है और वो रशिया वहां पे इंटरवीन करना चाहता है, ये अमेरिका के हित में है, इसलिए एर्डोगन को कमजोर नहीं होने देंगे। जी, तो और कहीं ना कहीं जो उन्होंने गुलेन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जो उनके सहयोगी हुआ करते थे 3 साल पहले तक, दोनों साथी मिलकर काम कर रहे थे। गुलेरिया, हाँ। तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि इसके पीछे उनका हाथ है और आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस तरह की उन्होंने धमकी दी है। तो आपको लगता है कि वो तेवर अभी जो है शांत नहीं पड़े हैं? नहीं, देखो है, वो अमेरिका को कहेंगे, अमेरिका इस बात को उनको पूरा सेटिस्फाई करेगा कि भाई हमारे लैंड से कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है, पेंसिल्वेनिया से बात नहीं हो रही है। अमेरिका उन्होंने डिनाई किया है, गुलेन ने फौरन डिनाई किया है कि मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। चलो अच्छी बात है उसके लिए, एर्डोगन के लिए कि हाथ नहीं है, बट एटलीस्ट एक बात तो निकल जाएगी कि नहीं है। बट क्या आईएसआईएस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाथ है इसमें, ये भी चेक करना पड़ेगा। उसको एर्डोगन को बिल्कुल एब्सोल्युटली केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इस समय जो सिचुएशन जहाँ पे टर्की बैठा हुआ है, आप उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, राइट फ्रॉम हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, हर वक्त जब क्रीमियन वॉर ऑनवर्ड जो है जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं वो वहीं से स्टार्ट हुई हैं। तो वो जो कहते हैं रेड क्रेसेंट की पैदाइश टर्किश के कारण हुई है। तो आप सोच लीजिए कि टर्की कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो इस समय पर हिंदुस्तान के साथ में टर्की क्लियर नहीं है, हमारे को सपोर्ट नहीं किया है और हमारे खिलाफ रहा। और तो हमको भी वो एक दूसरा विषय है, लेकिन अचल सर आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि एर्डोगन कहीं ना कहीं इजिप्ट में जो कुछ हुआ था 3 साल पहले, मोर्सी की सरकार भी इसी तरह कू के बाद गिराई गई थी, आपको लगता है वो ऑब्सेस्ड हैं, कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि इजिप्ट में कामयाब हो गया, कहीं यहाँ पर भी हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बहुत ही आयरन हैंड के साथ उन्होंने इसको क्रश किया है और जो भी विरोधी हैं उनको वो हमेशा खत्म करने की फिराक में रहते हैं या कोशिश में रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ ही मिनट पहले प्रफुल्ल जी ने जैसे नसीहत दी थी उन्हें एर्डोगन के सबको साथ लेके चलो और बहुत ज़्यादा परचेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ तक इनकी नसीहत से तो इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक एर्डोगन की पर्सनालिटी का सवाल है, मुझे नहीं लगता वो ऐसे करने वाले हैं। वो एक भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ने वाले जिससे ऐसी सिचुएशन दोबारा खड़ी होके आए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एंगल है, उनकी एक आवाज़ पे जो पॉपुलर सपोर्ट मिली है इसको क्रश करने के लिए, जो लोग सड़कों पे उतर आए हैं, जो टैंकों पे चढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि वो जिस इंटरनेट की खिलाफत करते हैं उसी इंटरनेट के जरिए उन्होंने सबसे पहला मैसेज दिया जनता को। हाँ, और वो कामयाब भी रहा है। हालांकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनसे आज मीडिया एक कॉन्फ्रेंस में किसी ने साफ साफ पूछा कि आपने पब्लिक को बुला लिया सड़क पे, और वो जो पब्लिक ने गुस्से में आके मीडिया वालों को ही जो है ठुकाई कर दी, तो आपने क्या ये ठीक किया?
तो उन्होंने खैर अपने जो भी है डिप्लोमेटिकली माफ़ी वगैरह मांगी, बट कहने का मतलब ये है कि उनकी एक आवाज़ पे पॉपुलर सपोर्ट, खास तौर से उनका बेस जो अनातोलिया में है इस पार्टी का, वो एक बड़ा रीजन है। कहीं ना कहीं आपको लगता है उनकी प्रोग्रेसिव इमेज भी, ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत ही ही हैं, दोनों कट्टर ही हैं। हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, उन्होंने जो फास्ट रेल सर्विसेज हैं वो शुरू की हैं, अंडरग्राउंड टनल्स वो बनवा रहे हैं समुद्र के अंदर, इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ के लिए उनकी बड़ी आलोचना भी होती है कि उन्होंने जो पैलेस बनवाया है अपना, बिल्कुल करोड़ों 50 कमरे हैं उसमें, और मेरे को लगता है पता नहीं कितने, और वहीं टैंक, और उसी को टैंक्स ने घेर लिया था, उसको टैंक्स ने घेर लिया था, उसको लेकर काफी आलोचना भी हुई। तो एक्स्ट्रा वैगन भी माने जाते हैं, दिखावे में भी विश्वास रखते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका है एर्डोगन को, और उसके लिए उनको सुधरना होगा, बहुत जरूरी। मैं तो ये कहता हूं कि एर्दोगन ने ये बहुत फूक फूक के आप कदम रखेंगे। हालांकि मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि वो जो डिसिडेंट्स हैं उनको उसको स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने, वो हो सकता है कि नहीं छोड़े, पर वो जो अपनी पूरी जो ऐसी नीति बनाएंगे कि अब वो अपनी इस इमेज को सुधारने की बहुत कोशिश, मुझे लगता है वेकअप कॉल है, अच्छी वेकअप कॉल है उनके लिए, करेंगे। और वो एक आदमी का जब एक कर्व होता है ना, ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो एरोगेंस आ ही जाती है। बिल्कुल। तो एक छोटा सा बहुत जल्दी से अंकुर, आपका लास्ट कमेंट यहाँ से, आप क्या देखते हैं? जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एर्दोगन को कहीं ना कहीं ये वेकअप कॉल है उनके लिए, उनको सुधरना होगा, अपने जो तौर तरीके हैं उसको बदलना होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, तुर्की को लेके पूरी दुनिया की चिंताएं अभी ख़त्म नहीं होंगी, नंबर एक बात, क्योंकि अभी तुर्की में नेशनलिस्ट जो और इस्लामिस्ट दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि कू ना हो, लेकिन हो सकता है कि इसके दूसरे बदलाव हो सकते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि टर्की को हमेशा यूरोपियन यूनियन का गेटवे माना जाता है जी। अगर टर्की अस्थिर हुआ तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी जो ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है उसका सीधा असर भारत पर पड़ना तय माना जाता है। तो आने वाले दिनों में हालात पे नज़र बनाए रखनी होगी, देखना होगा कि तुर्की में क्या होता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लामिस्ट और नेशनलिस्ट जो वहाँ के दो विचारधाराएं हैं उनके बीच में संघर्ष देखने को आगे भी मिलता रहेगा। जी, और बिल्कुल, और ऐसे में एर्दोगन की भूमिका और बड़ी हो जाती है कि वो कैसे बैलेंस कायम करते हैं, और जिसके लिए तुर्की जाना जाता था कमाल पाशा के टाइम से, कमाल अतातुर्क के टाइम से, जो एक यहाँ पे सिस्टम इस्टेब्लिश उन्होंने किया, एक सेकुलर सरकार, सेकुलर देश बनाया, उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी कहना कि एर्दोगन की भी है। और मॉडल इस्लामिस्ट रिपब्लिक, ऐसा उम्मीद की जाती थी कि टर्की जो होगा एक मॉडल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, एक मॉडल इस्लामिस्ट रिपब्लिक रहेगा। इंडियन मीडिया ने तो उसको काफी, और कहीं ये जो घटना है दिखाती है कि शायद उस रास्ते से टर्की थोड़ा सा भटक रहा था, वापस उस पर आने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर स्टूडियो आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अंकुर, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए।